माय 10th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? सो लेट अस स्टार्ट आवर न्यू लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 7 पार्ट 3। बट कुछ भी स्टार्ट करने के पहले हमारे 3 इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, लेटना नहीं है, हाथ में कॉपी और पेन रखना है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे नोट डाउन करना है। नंबर 2, जो भी डाउट्स होंगे बिना हेजिटेशन के कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे। एंड नंबर 3, जब तक लेक्चर खत्म नहीं होता है हमको पढ़ना है। जब तक पलक मैम पढ़ा रही है हम भी उठेंगे नहीं, साथ में पढ़ाई करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख लिया था वो है बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन की 2 स्टेप्स, दैट इज इंजेशन एंड डाइजेशन। ये कंप्लीटली हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे एब्जॉर्प्शन। देखो जी, जो खाना डाइजेस्ट हो गया, कहां कहां डाइजेस्ट हुआ था? माउथ में, स्टमक में और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द फाइनल साइट ऑफ डाइजेशन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब हमारे पास डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। वो कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं? सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज, उसके बाद प्रोटीन्स का सिंपलेस्ट फॉर्म अमीनो एसिड्स, एंड फैट्स यानी कि लिपिड्स का सिंपलेस्ट फॉर्म फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स के नाम पे हमारे पास ये तीनों चीजें बची हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये सब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में अब बैठा है। तो क्या वो वही रहेगा? नहीं, वो पूरी बॉडी में अब जाएगा। बॉडी के सारे सेल्स उस न्यूट्रिएंट का अब इस्तेमाल करेंगे। तो वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स है उसका एब्जॉर्प्शन करना होगा। वो कौन करेगा? वो ब्लड करेगा। कैसे करेगा हम अभी देख लेते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। Absorption, it is the transportation of, किसका ट्रांसपोर्टेशन? न्यूट्रिएंट्स, जो भी हमने 3 बात बोली। इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जितने भी आयंस है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, आयरन, जिंक, ये सारे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। एंड वाटर, पानी भी, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर कहां से एब्जॉर्ब होगा? GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। कहां पर? इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो हमारी बॉडी में ब्लड बह रहा है उसके अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर आ जाएंगे। इसी को फिर वो ब्लड क्या करेगा? बॉडी के सारे सेल्स में ट्रांसपोर्ट करेगा और इस पूरे प्रोसेस का नाम होता है एब्जॉर्प्शन। कहां कहां होता है एब्जॉर्प्शन? स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी 3 चीजों का एब्जॉर्प्शन होगा? ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपलेस्ट फॉर्म है, अमीनो एसिड्स, जो प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, जो लिपिड्स का सिंपलेस्ट फॉर्म है। इन तीनों न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कहां होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन की हम बात कर लेते हैं। जो बचा हुआ हमारा अब डाइजेस्टेड फूड है या जो बचा हुआ अब खाना है वो कहां जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। और वहां से 2 चीजों का फिर से एब्जॉर्प्शन होगा, दैट इज वाटर व्हिच इज सो इंपॉर्टेंट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। जो अभी हमने इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़े, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सब का एब्जॉर्प्शन, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन कहां होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। लेकिन हमको अभी ये जानना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इन तीनों खास न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होने वाला है। तो उसके लिए आप एक शब्द देख लीजिए, ल्यूमेन। क्या लिखा मैंने यहां पर? ल्यूमेन। ल्यूमेन मतलब होता है रास्ता, पैसेज। तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, देखिएगा ये एक इंसान का स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये रास्ता जा रहा है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। अगर हम इसको थोड़ा सा और माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो हमें ये स्ट्रक्चर दिखेगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का रास्ता है, इसी को हमने बोला ल्यूमेन या पैसेज, और ये उसकी इनर लाइनिंग है।
ये स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या है, इनर लाइनिंग है। अब आप गौर से देखिएगा, इस इनर लाइनिंग पे हमें कुछ इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, कुछ ऐसे फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। इन्हें हम बुलाते हैं विलाय। क्या बोलते हैं हम इसको, विलाय। इसका क्या काम है मैडम, इसका काम होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर मोर एंड मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखिए समझिए इसको, अगर मान लीजिए ये विलाय यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होता तो हमारे पास में ये प्लेन सरफेस होता। अब यहाँ पे कितना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होता, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे हमारे पास में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ गया है, तो कितने सारे मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे बहुत सारे विलाय हैं, तो बहुत सारा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके बेटा जी, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो सके। अच्छा, ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है उसको हम अगर और माइक्रोस्कोपिकली देखें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा और उसका नाम होगा विलस। Okay, so plural is villi and singular is villus. Villus is कुछ नहीं होता, विलस इज सिंगुलर, विलस का प्लूरल इज विलाय। तो अब ये जो विलाय है ये क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, लेकिन हर विलस पर भी यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ और ऐसा ब्रश बॉर्डर है, इसके सरफेस पे भी और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जो हमें यहाँ पे दिख रही है। इस विलाय के ऊपर भी बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और इनका नाम होता है माइक्रोविलाय। क्या होता है इनका नाम, माइक्रोविलाय। मैडम इनका क्या काम है, इनका भी वही काम है जो विलाय का काम है। वो क्या है, दैट इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का क्या हो सके, एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर हमने समझ लिया, जिसमें विलाय होते हैं, विलाय के साथ साथ उनके ऊपर माइक्रोविलाय भी होते हैं जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब ये जो विलाय है इसने क्या करा, अपने अंदर न्यूट्रिएंट ले लिया, तो क्या वो अपने अंदर न्यूट्रिएंट लेके रखने वाला है, नहीं। यहाँ पे हमको विलस के अंदर ये रेड ब्लू इस तरह के हमको कुछ पाइपलाइंस दिख रही है, इनको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। मतलब कि सारे के सारे जो विलाय है उनके पास ढेर सारे क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स। तो हम बोल सकते हैं दैट विलाय आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ताकि इनका एब्जॉर्ब करा हुआ जो न्यूट्रिएंट है वो ब्लड क्या कर लेगा, पूरे बॉडी सेल्स पर ट्रांसपोर्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन ये जो ब्लड वेसल्स है ना ये बहुत सैड हैं। ये बोलते हैं कि अरे यार, हम तो क्या है जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन कर पा रहे हैं, लेकिन ना यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पास कुछ बहुत ही, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे इनके पास प्रेजेंट होते हैं कुछ बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, छोटे छोटे जो न्यूट्रिएंट्स थे वो तो क्या कर लिए, ब्लड वेसल्स ने अपने पास बुला लिए और पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर दिए, लेकिन वो बोलते हैं कि ये जो बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स है ना ये हम लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ल्यूमेन है, जो पैसेज है वो नैरो है, वो इतना ब्रॉड नहीं है। तो फिर यहाँ बीच में बैठा हुआ है एक हीरो, एक हीरो बैठा है, वो बोलता है ब्लड वेसल्स को, ओ ब्लड वेसल्स टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं कर दूंगा बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन, क्योंकि मेरा जो ल्यूमेन है वो ब्रॉड है, तुम्हारी तरह नैरो नहीं है। तो ब्लड वेसल्स तो बहुत खुश हो गए, वो बोलते हैं क्या नाम है आपका, कौन हो आप जो हमारी मदद कर रहे हो बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करने में। तो हीरो ने बोला मेरा नाम है, उसने बोला कि मेरा नाम है लैक्टील। क्या नाम है, लैक्टील। नया वर्ड कैसे याद करेंगे, 5 बार बोल के। जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन करा है मैं बता दूं, हम लोग इसी तरह से लर्न करते हैं,
5 बार 10 बार बोल के, ताकि हमको लेक्चर खत्म होने के बाद अलग से मेहनत नहीं करना पड़े। तो बिना हंसे बिना शर्माए जोर से मेरे साथ आपके नाम बोलेंगे ताकि हमारी मेमोरी में ये फीड हो जाए। क्या नाम है इसका? लैक्टील, 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 लैक्टील। तो ये जो लैक्टील है ये ब्लड वेसल्स को बोलता है कि ठीक है, जो बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स हैं उनको मैं एब्जॉर्ब कर दूंगा और फिर पीछे से तुमको लौटा दूंगा, तुम्हारे ब्लड सर्कुलेशन को दे दूंगा। और आर्टरीज ने, ब्लड वेसल्स ने क्या एब्जॉर्ब कर लिया? छोटे 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 डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स। तो ये लैक्टील हम लोग याद रखेंगे। ये लैक्टील क्या करता है बेटा? ध्यान से, लैक्टील जो है वो बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करता है। और ये लैक्टील एक लिम्फेटिक वेसल है। ये लिम्फेटिक वेसल क्या होता है हम आने वाले सेगमेंट में इसी चैप्टर में देखने वाले हैं, बट अभी के लिए आप नाम याद कर लीजिएगा, लैक्टील। ओके, तो जो भी हमने पढ़ा है इसको हम अभी इंग्लिश में देख लेते हैं। और ये जो विलाई है, माइंड यू, इट इज ओनली 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 प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज नॉट प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन। याद रखिएगा। तो देख लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है। इट्स इनर लाइनिंग, अंदर की जो लाइन है, इट हैज मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच आर कॉल्ड विलाई। अभी हमने देख लिया, विलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, वो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है फॉर मोर एंड मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। अभी हमने देखा, ताकि ब्लड क्या करे? दे विल कैरी द एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। ओके, नेक्स्ट, ईच विलस हैज अ लाइनिंग ऑफ माइक्रोविलाई। ये देख लीजिए यहाँ पे, ईच विलस हैज, यहाँ पे इनका ब्रश बॉर्डर होता है, उसको हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो ये माइक्रोविलाई हमको दिख जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला? ईच विलस हैज अ लाइनिंग ऑफ माइक्रोविलाई onto it further to increase the surface area, ताकि वो और surface area बढ़ा दे। Next, each villus has a large lymph vessel। ये lymph क्या होता है? ये हम अभी आगे ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ लेंगे। अभी सिर्फ आप याद कर लो कि उस lymph vessel का नाम क्या होता है? लैक्टील, जो किसको एब्जॉर्ब करता है? लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। आगे देख लेते हैं बेटा जी। तो हमारा एब्जॉर्प्शन खत्म हो गया है। आप ये नोट्स अपनी कॉपी में लिखना है आपको, ठीक है? तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, विच इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था अमीबा और पैरामीशियम का भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वहां पर जो एसिमिलेशन का मतलब था, यहाँ पे भी एसिमिलेशन का वही मतलब है। क्या है? जब बॉडी सेल्स के पास ये डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं तो हमारे बॉडी सेल्स उन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी की सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। हमें जो भी काम करना है उसमें एनर्जी लगेगी, तो वो एनर्जी कहां से आएगी? खाने से आएगी। तो उस खाने का इस्तेमाल करना टू मीट ऑल द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, टू रिपेयर ऑल द डैमेज्ड सेल्स, उन सबको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस को एसिमिलेशन। ओके, तो पढ़ लेते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन, इस्तेमाल करना, ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड फॉर व्हाट? टू मीट एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। अभी मैंने पेन पकड़ा, मैंने यहाँ हाथ मूव करा और मैंने यहाँ पे मुझे जो लिखना है मैंने लिखा। इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी लगी, मुझे वो एनर्जी कहां से मिली? एब्जॉर्ब्ड फूड की मदद से मिली। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज, नए सेल्स बनाना, क्योंकि सेल से ही क्या बनता है? टिश्यूज बनता है और उसमें भी एनर्जी लगती है। एनर्जी कहां से मिलती है? एब्जॉर्ब्ड फूड से मिलती है, इसी को एसिमिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, रिपेयरिंग ऑफ ओल्ड टिश्यूज, जो पुराने टिश्यूज हैं या जो डैमेज्ड टिश्यूज है उनकी मरम्मत करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमें कहां से मिलती है? एब्जॉर्ब फूड से। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एसिमिलेशन। अब हम जानना चाहते हैं कि हमारा लास्ट स्टेप
इजेशन क्या होता है? देखो, इतना सारा हमने पहले तो खाना खाया, इसका इंजेशन करा, फिर हमने इतना सारा डाइजेशन करवाया, फिर डाइजेशन करवाने के बाद हमने उसका एब्जॉर्प्शन करवाया, एब्जॉर्प्शन करवाने के बाद उसका एसिमिलेशन करा, लेकिन अब जो भी बचा कुचा अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसकी हमारी बॉडी को कोई जरूरत नहीं है, जब वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इजेशन। अगर इजेशन नहीं होगा तो वो कचरा हमारी बॉडी के अंदर रह जाएगा, और वो कचरा हमारी बॉडी के अंदर होगा तो हमें क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन। इसके लिए इजेशन करना जरूरी है। तो देख लीजिए इजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब, जिसको एब्सॉर्ब भी नहीं करा उस फूड को बॉडी से बाहर निकालना from the body via anal sphincter. What is this anal sphincter? हमने पुराने लेक्चर्स में पूरा GIT पढ़ा था और हमने लास्ट में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा था कि ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन था। लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला जो पार्ट था, यहाँ से हमारे पास में इधर एनस था, ठीक है, और यहाँ से कचरा बाहर निकल रहा था। तो ये जो एनस होता है ना, ये किससे, यहाँ पे बहुत सारी मसल्स इकट्ठी हो जाती है। तो जब इधर बहुत सारी मसल्स एनस की ओपनिंग पर प्रेजेंट होती है तो उस पार्ट को हम बोल देते हैं स्फिंक्टर। अब समझ में आया स्फिंक्टर क्या होता है? स्फिंक्टर मतलब कोई भी ऐसा पार्ट जहां पे ढेर सारे मसल सेल्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं, जो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, उसको हम स्फिंक्टर बोल देते हैं। अब यहाँ पे एनस की ओपनिंग पर भी ढेर सारे क्या है? मसल सेल्स प्रेजेंट है, जो बहुत स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, जिसकी वजह से कचरा बाहर निकलता है और फिर कुछ टाइम बाद रुक जाता है। तो ये एनल स्फिंक्टर की मदद से जब हम अनडाइजेस्टेड और अनएब्सॉर्ब्ड फूड को बॉडी से बाहर निकालते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इजेशन और डेफिकेशन। क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब्ड फूड है जो हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है, उसका नाम होता है स्टूल, और उसी का दूसरा नाम होता है फीसेस। क्या नाम होता है? फीसेस। तो फीसेस के बाहर निकलने को हम बोलते हैं डिफिकेशन। डिफिकेशन समझ में आ गया क्या? तो ये हो गया हमारा इजेशन कंप्लीट, और यहाँ फिनिश होता है हमारा न्यूट्रिशन। लाइफ प्रोसेस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमारा न्यूट्रिशन खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन, और अब हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं टाइम फॉर टेस्टपलूजा। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है पूरे न्यूट्रिशन में, उसका एक क्विज। लेट्स सी क्या आप लोग जवाब देते हैं। Absorption of digested food mainly occurs in, absorption of digested food कहाँ होता है? mainly बोला है। स्टमक नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं, क्योंकि डाइजेस्टेड फूड पूछा है। लार्ज इंटेस्टाइन में किसका एब्जॉर्प्शन होता है? वाटर एंड मिनरल्स का। तो लार्ज इंटेस्टाइन भी नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन एग्जैक्टली, और किनका ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो सही, और ईसोफेगस में नहीं होता, मतलब सही जवाब आपका है सी। आगे बढ़ते हैं। एसिमिलेशन रेफर्स टू, एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है? इनटेक ऑफ फूड, खाना अंदर खाना, नो दैट इज इंजेशन, गलत। डाइजेशन ऑफ फूड, बिल्कुल ही गलत। यूज ऑफ एब्सॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स बाय सेल, हाँ ये सही लग रहा है। किसके लिए यूज करना है? टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, टू रिपेयर द ओल्ड टिश्यूज। ओके, तो ये सही लग रहा है। अगला, रिमूवल ऑफ वेस्ट, नो दैट इज इजेशन। तो सही जवाब आपका सी है। अच्छा, ये रिमूवल ऑफ वेस्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारी बॉडी से दो तरह से कचरा निकलता है। एक कचरा निकलने को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, और एक कचरा निकलने को हम बोलते हैं इजेशन। एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ लिक्विड वेस्ट, और इजेशन मतलब रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट। गलत।
अरे जो सॉलिड वेस्ट है, जो स्टूल है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर निकल रहा है, वो जरूरी नहीं है कि हर बार सॉलिड फॉर्म में ही निकले, वो लिक्विड फॉर्म में भी तो निकल सकता है। जब आप बोलते हो मम्मा आज स्कूल नहीं जाना, हमारा पेट खराब हो गया क्योंकि हमको लूज मोशन हो गए हैं, लूज मोशन नहीं बोलना। अब आप बड़े हो गए हो, 10th में आ गए हो, उसको हम बोलते हैं डायरिया। तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सॉलिड या लिक्विड दोनों फॉर्म में बाहर निकल सकता है। इसके लिए इजेशन मतलब ये मत बोलना कि रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, और एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ लिक्विड वेस्ट, गलत। एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी जो होता है यूरिया, और इजेशन मतलब रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब्ड फूड फ्रॉम द बॉडी, वो भले ही सॉलिड स्टेट में हो या लिक्विड स्टेट में हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। Where does assimilation of food mainly take place? हमारी बॉडी में जो एसिमिलेशन होता है वो ज्यादातर कहाँ होता है? तो ये तो सब जगह होता है, पूरी बॉडी में होता है। स्टमक? नो। स्मॉल इंटेस्टाइन? नो। मतलब सिर्फ स्टमक में होगा, सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा? नहीं बाबा। बॉडी सेल्स? हाँ, सारे बॉडी सेल्स में होगा। लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होगा। अगला, इजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, इजेशन क्या होता है? डाइजेशन ऑफ फूड? अच्छा, गलत। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स? नो। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट? यस। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड? बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस बात हो गई ये तो। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल मतलब हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट GIT इज इन्वॉल्व इन इजेशन? कचरा बाहर निकालने के लिए कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है? माउथ। माउथ से कचरा बाहर निकालते हो क्या? हाँ हाँ, कभी कभार निकालते हैं जब हमको वॉमिटिंग होती है तब, लेकिन ये अभी सही नहीं है। अगला, स्टमक? नो। स्टमक से कौन सा कचरा बाहर आता है तुम्हारा डायरेक्टली? फिर रेक्टम एंड एनस? हाँ। देन स्मॉल इंटेस्टाइन? नो। तो देखो, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज इन्वॉल्व इन इजेशन? तो ये इजेशन मतलब हम यहाँ पे नॉर्मल रिमूवल ऑफ वेस्ट की बात कर रहे हैं, इसीलिए सही जवाब रेक्टम और एनस है। नहीं तो तुम बोलो मैडम माउथ से भी तो हम वॉमिटिंग करते हैं, बेटा ऐसे नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन? इनमें से क्या ऐसी चीज है जो एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड नहीं है? दैट इज विलाई। विलाई तो एब्जॉर्प्शन करवाती है, विलाई तो सरफेस एरिया इंक्रीज करवाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके, तो ये गलत। ब्लड कैपिलरीज? ब्लड कैपिलरीज भी तो हेल्प करती है किसमें? जो आपका एब्जॉर्ब्ड फूड है उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो ये भी गलत। लैक्टील? अरे लैक्टील तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसको एब्जॉर्ब करता है? लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करता है, तो ये भी गलत। एनामल? व्हाट इज एनामल मैडम? हमको नहीं पता है। अच्छा, हमने पढ़ा है पहले लेक्चर्स में, हमारे जो दांत होते हैं उसका जो एक्सपोज्ड पार्ट है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, उसको एनामल बोलते हैं। तो हमारे दांत का कोई पार्ट एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है क्या? हमारे दांतों से कुछ खाना एब्जॉर्ब होता है क्या? नहीं। तो सही जवाब क्या है यहाँ पे? एनामल, क्योंकि इधर पूछा है नॉट रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट, वाटर इज मेनली एब्जॉर्ब्ड इन, हाँ जी, ये तो हम ऐसे ही बता सकते हैं, वाटर लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है क्योंकि यहाँ पे वाटर और मिनरल्स का ही एब्जॉर्प्शन होता है। बचा हुआ ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो सही जवाब सी। आगे बढ़ते हैं। द एब्जॉर्ब्ड ग्लूकोज इज मेनली यूज्ड फॉर, जो एब्जॉर्ब्ड ग्लूकोज है हमारी बॉडी में सब जगह जाता है, उससे एसिमिलेशन होता है। मतलब कि यहाँ किसकी बात हो रही है? एनर्जी की। फॉर स्टोरेज मतलब हम सिर्फ उसको स्टोर करके ऐसा बंद करके रख देंगे क्या? गलत। एनर्जी प्रोडक्शन? यस। और एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है? रेस्पिरेशन से होता है, जो हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। इजेशन में नहीं काम आता क्या? ग्लूकोज जो हमने यहाँ पे एब्जॉर्ब करा है उसको पूरा इजेस्ट आउट कर देंगे? इतनी मेहनत से हमने डाइजेशन करा है, वो सारी मेहनत पे पानी फेर देंगे बॉडी से बाहर निकाल के? नहीं। एक्सक्रीशन भी नहीं। तो सही जवाब एनर्जी प्रोडक्शन, ग्लूकोज का इस्तेमाल होता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। नेक्स्ट, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनका क्या नाम है? विलाई, वो किस में मदद करते हैं?
किस पे मदद करते हैं, चलो देख लेते हैं। इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, एकदम सही बात लिखी है, फिर भी देख लेते हैं बाकी के ऑप्शंस। इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर इजेशन, गलत। डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया, पहले ही गलत। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, बेटा जी ये बात समझ लो जरा। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन मतलब कि हमारा जो खाना है जिसको हमने अच्छे से च्यू कर लिया है, उसको हमने स्वैलो कर लिया है, अब उस खाने के ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स काम करेंगे ताकि वो उसको डाइजेस्ट कर सके, लेकिन वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और यहां सवाल पूछा है विलाय से रिलेटेड, तो विलाय क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, विच इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन, वो डाइजेशन के बाद होता है, इसीलिए ये वाला जो स्टेप है ये डाइजेशन का स्टेप है, तो इसमें विलाय कहीं से कहीं तक मदद नहीं करता, तो ये भी गलत हो गया। तो इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन सही जवाब है। अगला, द डाइजेस्टेड फूड इज फर्स्ट टेकन अप बाय, जो डाइजेस्टेड फूड है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको सबसे पहले कौन एब्जॉर्ब करता है, सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आता है, ये हमारा विलस है। और उसके अंदर क्या है, हमारी आर्टरीज है, वेन्स है, मतलब ब्लड वेसल्स है, लैक्टील है, मगर खाना यहाँ पड़ा है, तो खाना सबसे पहले इसके कांटेक्ट में आएगा कि इसके कांटेक्ट में आएगा, ये इन्होंने पूछा है। ब्लड वेसल्स, ये रहे ब्लड वेसल्स अंदर, इसके कांटेक्ट में पहले नहीं आएगा। वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में तो विलाय होते ही नहीं है, गलत। विलाय, हाँ जी ये रहा विलाय का आपका सरफेस, विलाय से सबसे पहले वो कांटेक्ट में आते हैं। वॉल्स ऑफ स्टमक, अच्छा स्टमक जो है वो डाइजेस्ट कर रहा है आधा अधूरा खाना, और वही क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ये तो होता ही नहीं है, स्टमक में एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है बेटा जी। तो हो गया हमारा लेक्चर खत्म, मतलब हो गया हमारा न्यूट्रिशन खत्म। अगले लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, फिर उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये वाला जो सवाल है ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन क्या होता है ये 2 से 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिस नहीं करना है, तब तक खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके, थैंक यू।